हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रदीप समेले क्लासेस। प्रदीप समेले क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं क्लास 8th का मैथ्स का इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का पेपर सॉल्व करने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो एक दिन बाद ही आपका पेपर होने वाला है, तो ये पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा और क्वेश्चंस को खुद भी हल करने की कोशिश कीजिए और जो नहीं आते हैं उनको ध्यान से इनको समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट 10 जो क्वेश्चंस होते हैं, 1 to 10 क्वेश्चन होते हैं, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस तरह से देखिए, इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 to 10 इंस्ट्रक्शन: रीड द क्वेश्चंस एंड राइट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर विल बी। तो टू रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है? रैशनल होता है, हमेशा रैशनल होता है। टू रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा रैशनल होता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, रैशनल। तो रैशनल हम यहाँ पे लिख देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। तो 2x को क्या करना है? आपको यहाँ ट्रांसपोज कर देना है। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x, यहाँ प्लस में तो यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा। तो 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा? x, और x इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी 18 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन के जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो कितना होता है? 360 होता है। कितना होता है? 360 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से ये 360 यहाँ पे आंसर लिख देंगे हम। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। सो प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ हेड, अब कॉइन में क्या होता है? एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो अब वो कह रहा है कि गेटिंग हेड की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 1/2, क्योंकि टोटल आउटकम्स क्या होंगे? या तो हेड होगा या टेल होगा। तो हेड लाना है तो 1/2 बनेगा। ठीक है, तो 1/2 यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन कॉइन इज टॉस्ड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1/2। तो यहाँ पे हमें 1/2 लिख देना है। व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 2304। अब देखिए इसमें देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2304। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट करना है। इसका मतलब इन्हीं नंबर्स में से होगा। तो इसका स्क्वायर करके देखो, 2 to the 4, इसके लास्ट में 4 आ रहा है, मतलब ये तो हो सकता है। अभी अपने पक्का नहीं है लेकिन हो सकता है। यहाँ पे 4 4 द 16, तो ये किसी हालत में नहीं हो सकता, क्योंकि 4 यूनिट का जब हम स्क्वायर करेंगे 6 आ रहा है उसकी यूनिट डिजिट पे, तो इसमें तो 6 नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे देखो 5 है इसमें यूनिट डिजिट में, तो 5 5 द 25, यहाँ पे तो 4 है यूनिट डिजिट में, तो ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखिए 8 8 द 64, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो इन दो में से कोई ऑप्शन होगा। तो अब हमें क्या करना है? अब थोड़ा सा हमें स्मार्ट वर्क करना है। देखिए 50 का जो स्क्वायर होता है वो 2500 होता है, 50 का स्क्वायर, और 40 का स्क्वायर होता है 1600। ठीक है, तो ये जो है नंबर जो है वो 2500 के नज़दीक है, यानी 48 इसका राइट आंसर होगा। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको क्रॉस चेक करना है तो आप 48 का स्क्वायर यहाँ पे इस तरह से निकाल सकते हैं। तो 48 का स्क्वायर निकालेंगे आप, तो पहले क्या करेंगे? 8 8 द 64, 64 का 4, कैरी ओवर का आएगा 6, और 4 8 द 32, 32 और 2 द 64, 64 प्लस ये 70 हो गया, 70 जीरो आया, यहाँ पे 7 आया कैरी ओवर में। अब क्या करेंगे? 4 4 द 16 प्लस 7 23। तो ये हमने स्क्वायर का डायरेक्ट निकाल के चेक भी कर लिया, मतलब 48 इंटू 48 हम करेंगे तो 2304 आएगा। तो 2304 का स्क्वायर रूट 48 ही होगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन डी इसको करेक्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी 48 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो देखिए 11 का क्यूब। अब 11 का क्यूब कैसे निकालेंगे हम? देखिए 11 का क्यूब क्या है? 11 का स्क्वायर तो आप सबको पता होगा कि 11 का स्क्वायर यानी 11 इंटू 11 इज इक्वल टू होता है 121, और जब 121 में हम वापस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 बनता है 11, कैरी ओवर का 1 आया, 11 टू द 22, 23 हो गया, 2 आया, 11 बनता है 11 और 2 13। यानी वैसे भी ये याद रखना कि 11 का क्यूब जो है 1331 होता है। 11 का क्यूब 1331 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो 11 का क्यूब इसमें पूछा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 1331। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी 1331 इसका आंसर हो जाएगा। अब द रिडक्शन
गिवन ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज टर्म्ड एज। अब मार्केट प्राइस पर जो रिडक्शन होता है वो क्या होता है, डिस्काउंट होता है। मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस पर जो रिडक्शन होता है वो क्या होता है, डिस्काउंट होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी हम डिस्काउंट लिख देंगे। द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, तो यहाँ पे 2 पाई आर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखें, What is the expression containing one or more terms is called। अब देखिए one और more, इसमें दोनों ही चीजें दे दी, एक या एक से अधिक। तो अगर one होता तो हम उसे मोनोमियल लिखते, अगर 2 टर्म्स होते तो हम उसको बाइनोमियल लिखते, अगर 3 टर्म्स होते तो हम उसको ट्राइनोमियल लिखते। लेकिन यहाँ पे तो वन और मोर, इसका मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में सारे आ जाते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, सारे के सारे पॉलिनोमियल में आ जाते हैं। तो यहाँ पे वन और मोर टर्म्स लिखा है, इसलिए पॉलिनोमियल इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी पॉलिनोमियल इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन विल बी, तो कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन के तो भैया 0 0 होते हैं, तो 0 0 जहां है वहां पे टिक कर दीजिए, ऑप्शन बी 0 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 11 से लेके 20 तक के जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के होंगे, तो उनमें हमें थोड़ा लिखना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो किस तरह से क्वेश्चन पेपर में लिखेंगे ये सब पूरा हम देखेंगे। तो इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 11 से 20 तक हैं ये 3 मार्क्स के होंगे, मतलब ये शुरू के 10 क्वेश्चन 1 मार्क के थे, अब ये 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के आएंगे। तो इसमें देखिए ये दिया है हमें सॉल्यूशन करने को, और ये इसमें जरा सी भी मिस्टेक हो जाती है तो पूरा हमारा सम गलत हो जाता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या देख पा रहे हैं, इसको ऐसे मोटे तौर पे हम देखें कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए ये जो 5/2 है इसको हम उठा के इस पूरे को साइन सहित और इधर ले जाएं, तो और इसको उठा के इधर रख दें। तो इसमें क्या होगा, देखिए ये 3/5 इसमें भी है और 3/5 इसमें है, तो हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, फिर कुछ सॉल्व हो सकता है आसानी से। तो हम इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते चलती सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लिया, हमने जैसा सवाल था वैसा का वैसा कॉपी कर लिया। -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। हम क्या करेंगे, 5/2 प्लस का जो है उसको हम इस साइड में अरेंज कर देंगे, मतलब इसको रीअरेंज कर देंगे। तो रीअरेंज किया तो देखिए 5/2 को हमने यहाँ ले लिया और इस पूरे को हमने उठा के यहाँ पे ले लिया सेकंड पोजीशन पे, सेकंड वाले को थर्ड पे और थर्ड वाले को सेकंड पे, इस तरह से रीअरेंज कर दिया। तो रीअरेंज करने से क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे 3/5 यहाँ पे भी है और 3/5 यहाँ भी है। सो टेकिंग 3/5 हम इसमें से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 3/5 कॉमन लिया तो ये 3/5 यहाँ से गया, तो यहाँ बचा -2/3 जो कि हम ब्रैकेट में लिख देंगे, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे। 3/5 हमने बाहर ले लिया है तो 1/6 बचा, ब्रैकेट लगाया प्लस 5/2। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा। तो इसको देखें 3 से 6 को काटा, 3 टू द 6 2 टाइम्स कटा। अब 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द 4 और माइनस का साइन, तो माइनस का 4 और यहाँ तो 6 बनता 6 और 1 बनता 1, तो -1 आ गया। तो -4 -1 आ गया। अब इसको ऐड करेंगे तो ये -5/6 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में खाली ये 3/5 लिख देना है और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन भी लगा दिया। ब्रैकेट का मतलब वैसे भी मल्टीप्लाई होता है। तो -4 और -1 ऐड हो जाएंगे, सेम साइन है इसलिए ऐड हो जाएंगे, -5/6 हो जाएगा और प्लस 5/2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 द, देखिए न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को करेंगे, 3 5 द 15 प्लस माइनस माइनस, और 5 6 द 30, तो अपॉन में 30 आ गया। अब प्लस में 5/2 आ गया। अब ये कट सकते हैं, देखिए 15 से कट सकता है, 15 1 द 15 और 15 2 द 30, तो यहाँ पे माइनस था तो इसलिए -1/2 आ जाएगा ये। तो -1/2 यहाँ पे -1/2 प्लस 5/2। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में आ जाएगा, और इधर ये चूंकि दोनों में एलसीएम सेम ही है 2 2, तो यहाँ पे -1 और प्लस में 5 आ जाएगा। तो प्लस के 5 में से माइनस का 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4/2 आ जाएगा। तो 4/2 को फिर काट लेंगे, 2 1 द 2 और 2 2 द 4। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर ये 2 हो गया। तो ये हमें पूरा प्रोसेस इसको अच्छे से समझना है, इसमें जरा भी मिस्टेक होती है तो पूरा सवाल गलत होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप अच्छे से, इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बस इसमें एक ही बात है कि पहले हमें इस पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 और ब्रैकेट में x -1 है तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद में 3 को -1
से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ही ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले तो हमने क्वेश्चन को उतार लिया है 8x + 4 और इज इक्वल टू 3x - 1 + 7। अब हम अगले स्टेप में इसको 3 से x और -1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 8x + 4 ज्यों का त्यों रख दिया, इज इक्वल टू 3 को x से किया तो आ गया 3x और 3 को -1 से किया तो आ गया -3 और +7। अब देखिए यहाँ पे 7 है और ये प्लस का और माइनस का 3 है तो 4 बचेगा प्लस का। तो हम अगले स्टेप में इसको क्या कर लेते हैं, ये तो ज्यों का त्यों उतार दिया और यहाँ पे प्लस के 7 में से माइनस का 3 गया तो कितना बचा, 4 बचा प्लस का। तो ये लिख दिया हमने 8x + 4 इज इक्वल टू 3x + 4। अब इसको क्या करेंगे, देखिए 4 को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हट जाएंगे, 4 - 4 इधर भी 0 हो जाएगा, 4 - 4 इधर भी 0 हो जाएगा, या इस 4 को इधर ट्रांसपोज कर दिए थे तब भी 0 हो जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा, देखिए अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 4 को तो क्या पोजीशन हो जाएगी, 8x = 3x। 8x = 3x बड़ी अजीब सी बात लग रही है। तो 8x को 3x को हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 8x - 3x = क्या हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। तो 5x = 0 हो जाएगा। तो x = क्या होगा, 0/5 और 0/5 का आंसर 0 ही आता है। इसको जब हम इधर 5 को अपॉन में ले जाएंगे तो 0/5, 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करने पर या मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0 ही आता है। तो x = 0 आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सो हेंस द वैल्यू ऑफ x इज 0। इस तरह से हम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। राइट द आउटकम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स व्हेन अ डाइस इज थ्रोन। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ आउटकम्स की बात करी है, प्रोबेबिलिटी की नहीं कह रहा, वो सिर्फ आउटकम्स बताने हैं। तो आउटकम्स बताने हैं तो अ नंबर ग्रेटर देन 4। अब देखिए डाइस में कितने होते हैं, डाइस में 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं क्योंकि 6 उसके फेस होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब वो कह रहा है कि ग्रेटर देन 4 इज ऑब्टेन। तो ग्रेटर देन 4 क्या होगा, 5 और 6 दो ही होंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि डाइस में कितने 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें निकालना है ए पार्ट। तो ए पार्ट को हम सॉल्व करने के लिए लिखेंगे आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो ग्रेटर देन 4 क्या हुआ, ये इतने हट जाएंगे, 1 2 3 4, सिर्फ 5 और 6 रह जाएगा। तो यहाँ पे 5 और 6 लिख देंगे। उसके बाद में वो कह रहा है अ नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 4 इज ऑब्टेन्ड। अब नॉट ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या हुआ, 4 से ज़्यादा नहीं है तो इधर वाले पूरे आ जाएंगे 1 2 3 4। तो बी पार्ट में क्या लिखना है हमें, आउटकम्स ऑफ द इवेंट इज नॉट गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 आर 1 2 3 एंड 4। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हो गया। इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, सिर्फ आउटकम्स पूछे है, इतना ही लिखना है। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा इसको स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये थोड़ा आपका ये सेकंड वाला जो बी वाला है ये थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। और देखिए कैसे करेंगे, 169 प्राइम फैक्टराइजेशन पता ही होगा आपको, 169 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इस तरह से हम लिखेंगे 169, फिर हम इस तरह से इसको क्या करेंगे, अब 169 13 से डिवाइड होता है, 13 प्राइम नंबर से, क्योंकि कुछ नंबर ऐसे हैं जो आपको याद रखने होंगे। 169 13 इंटू 13 यानी 13 का स्क्वायर 169 होता है, या 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है। तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है कि 2 से करके देख रहे हैं, 3 से करके देख रहे हैं, इस तरह से। तो ये 13 से ही होगा, तो सीधा 13 से हम देंगे और 13 13 दा 169, फिर 13 से वापस फिर से जाएगा। तो यहाँ पे 13 13 1 दा 13, और इस तरह से इसके फैक्टर्स हो गए 13 इंटू 13। सो प्राइम फैक्टर्स हम इसके लिख देंगे 13 इंटू 13। ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे। और फिर इसको क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है साथ साथ में। तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 169 के फैक्टर्स क्या है, 13 इंटू 13। तो ये स्क्वायर रूट में लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम, 169 इज इक्वल टू 13 2 टाइम्स है तो इसका स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 13 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, स्क्वायर 13 इसका आंसर आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 13 आ गया। ये पाए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, 2304 का, तो यहाँ पे कर लेते हैं बगल में। देखिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2304, तो ये 2 2 से जाना है कई बार। तो देखिए 2 से देंगे सबसे पहले, अब जल्दी जल्दी देखते जाते हैं। तो 2 से देंगे तो यहाँ पे 1152 आएगा, फिर अगेन 2 से देंगे तो यहाँ पे 576 आएगा, फिर 2 से देंगे तो फिर आएगा 288, फिर 2 से देंगे तो 144 आएगा, फिर 2 से देंगे तो 72 आएगा, फिर 2 से देंगे तो 36 आएगा, फिर 2 से देंगे तो 18 आएगा, और 2 से देंगे तो 9 आएगा। अब 9 को 3 से करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को 3 से करेंगे तो 3 बंदा 3। अब ये
यहाँ पे हमारे पूरे इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो देखिए इसमें 8 टाइम्स तो है 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस 8 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 3 है। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे 2304 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 8 लिख लिया हमने मल्टीप्लाई करके और इंटू 3। अब इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्क्वायर रूट में। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, 2 टाइम्स 8 था, इसको हमने इसको ऐसे लिख दिया 2 रेज टू पावर 4 और इसका होल रेज टू पावर 2, क्योंकि 4 टू द 8 ये 2 8 टाइम्स है तो हमने इसको 2 भागों में ब्रेक कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि स्क्वायर रूट को उड़ाना है हमें। तो स्क्वायर रूट को उड़ाना है तो यहाँ पे भी स्क्वायर रहेगा और इनटू में यहाँ पे तो 3 टू टाइम्स है ही, तो स्क्वायर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 आ जाएगा, हमारा सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए इससे ये वाला 2 स्क्वायर जो इसके ऊपर लगा हुआ है और ये वाला 2 ये हट जाएंगे और ये स्क्वायर रूट भी हट जाएगा। तो इस तरह से ये आ जाएगा हमारा 2 की पावर 4 इंटू 3। अब 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 और 16 इंटू 3 कितना होता है, 48 होता है। तो इस तरह से हमारा 2304 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी यहाँ पे 169 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमें किसका निकालना था 2304 का। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे गलत लिख गया है जी, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल टू 48। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये नहीं लिखना है, ये गलत छप गया है, प्रिंट गलत हो गया, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल टू कितना आ गया 48, इसका करेक्ट आंसर आ गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो इफ द लेंथ ऑफ द वन साइड, अब देखिए लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ अ क्यूब इज 13, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब। अब क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, यानी साइड इंटू साइड इंटू साइड, या हम उसको ए इंटू ए लिखते हैं या ए क्यूब लिखते हैं, तो किसी तरीके से लिख दिए, मतलब 13 इंटू 13 करेंगे तभी जो है इसका वॉल्यूम आएगा। सो वन साइड का हमें दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि साइड ऑफ द क्यूब इज 13 सेंटीमीटर। फिर हमें वॉल्यूम का सूत्र लगाना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड इंटू साइड लिख दो, ए इंटू ए लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे 13 इंटू 13 3 टाइम्स हो गया, तो 13 दा अभी अपन ने पढ़ा था 169, सो 169 इंटू 13। अब देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 13 ने 1707 आया, फिर यहाँ पे कितना आया 11 13 6 78 11 78 और 1 79 89 89 13 एकम 13 और 8 21, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो 2197 क्यूबिक सेंटीमीटर ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स 72 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो इसमें परसेंटेज, हमें इसका परसेंटेज से हमें एग्जैक्ट नंबर निकालना है, क्योंकि टोटल नंबर हमारे पास 25 है और उसका 72% हमें निकालना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 72% ऑफ 25, यही तो हमें निकालना है, 72% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स। सो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 25, तो 72% का मतलब क्या होगा 72/100। तो इस तरह से लिख लेंगे 72/100 और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ऑफ 25 लिख दिया। अब इसको काट लीजिए, तो 25 से डायरेक्ट काट देते हैं, 25 बंदा 25 और 25 4 द 100। अब इसको भी काट लीजिए, तो देखिए 4 बंदा 4 और 4 यहाँ पे लिख लीजिए, 4 बंदा 4, 3 बचा, 4 8 द 32, तो ये 18 आ गया, तो 18 आंसर आ गया। देखिए तो कितना आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स क्या है, 72% स्टूडेंट जो है जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है उनका नंबर क्या है 18, तो यही इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 18। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया। अब देखिए ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, हम 4x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 4x को 7xy से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह बी पार्ट में करना है, पहले 5xy को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 5xy को 7xz से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले अपन ने क्वेश्चन उतार दिया, अब 4x इंटू 3x, तो 4 3 12 और x इंटू x स्क्वायर हो गया। तो अगले स्टेप में मतलब एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन से ही करेंगे हम। तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये तो हो गया हमारा 12x स्क्वायर और इसको इससे करेंगे तो 4 7 द 28 और x इंटू x स्क्वायर और y का y आ जाएगा, तो 28x स्क्वायर y, यही हमारा आंसर हो गया ए पार्ट का। बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में भी सिंपल ऐसे ही करना है, यूजिंग द एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन।
पहले 5xy को x से करेंगे तो इसमें 5xy को x से करेंगे तो 5x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाई, तो 5x स्क्वायर वाई, और इसका आ जाएगा 5 7 35 35 एक्स स्क्वायर वाई जेड। तो इस तरह से यह आंसर आ जाएगा 5x स्क्वायर वाई प्लस 35। देखिए 5 7 35 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और y का y आ गया, z का z आ गया, तो ये आ गया 35x स्क्वायर वाई जेड। और इसका ये हमने पहले ही करके बता दिया 5 इंटू एक्स एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया तो 5x स्क्वायर और y। तो इस तरह से ये आंसर इसका आ गया। छोटा क्वेश्चन है और इस तरह की प्रैक्टिस तो आपको अच्छे से होगी। अब देखिए एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है कि इसमें 0 0 के बाद में जो भी नंबर होते हैं, इस तरह से 78 है, जैसे यहाँ पे 637 है, तो इसमें क्या करते हैं हम, जितनी भी डिजिट्स हैं, मान लो 2 डिजिट्स हैं, तो हम एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं। यहाँ पे एक तरीका ये होता है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसी तरह इसमें जो है 3 डिजिट्स हैं, तो हम 1 डिजिट के बाद यहाँ पे लगाएंगे डेसिमल 6.37। ये इसका करने का तरीका है। और फिर इसको यहाँ से इस डेसिमल से और इस डेसिमल तक के जो डिजिट्स हैं उनको काउंट करेंगे और अपॉन में 10 के ऊपर उतनी ही पावर लगा देंगे। ये इसका बड़ा ही आसान तरीका है। तो देखिए अब देखते हैं इसको कैसे करना है। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, पहले तो क्वेश्चन ए उतार लिया अपन ने, अब हम लिखेंगे यहाँ पे 7.8 और अपॉन में, अब देखिए यहाँ काउंट कर लीजिए, हमने पॉइंट यहाँ लगाया 7.8, तो यहाँ से काउंट करिए, देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी 10⁻6 आ गया। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब हमने इस डेसिमल से और यहाँ पे हमने डेसिमल मन में अपना एज्यूम करना है, तो बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। अब 10⁻6 नीचे है, इसको जब न्यूमरेटर में लाओगे तो ये माइनस की हो जाएगी पावर, सो 7.8 इंटू 10⁻6 हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये ऊपर लाए इस घात को पावर को, तो यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगी। इसी प्रकार बी को करना है, बी भी बिल्कुल इसी तरह करेंगे। तो देखिए बी में इसका आंसर लिख देंगे, हेंस द आंसर इज 7.8 इंटू 10⁻6। अब देखिए बी पार्ट को करते हैं। तो बी पार्ट में क्या करना है, हमें यहाँ पे डेसिमल लगाना है, ध्यान रखना यहाँ पे डेसिमल लगाना है, और यहाँ पे डेसिमल लगाने के बाद अब हमें क्या करना है इसको कि 6.37 और अपॉन में क्या लिखना है, देखिए यहाँ से काउंट करते जाइए 1 2 3 4 और 5, तो 10 की पावर 5 अपॉन में आ जाएगी, 10⁻5 आएगा नीचे, और जब ऊपर लाएंगे तो ये -5 हो जाएगा, ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो 6.37 अपॉन 10⁻5 और ऊपर जब इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻5, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सो हेंस द आंसर इज 6.37 इंटू 10⁻5। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सो 19 में क्या है, इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल 48 आवर्स। तो इस तरह का क्वेश्चन हम इसके पहले जो वीडियो डाली थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, इसमें भी रिपीट हो गया, तो इसको भी समझ लीजिए। ये डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन वाला एक क्वेश्चन आता है इसमें। तो देन हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 आवर्स। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे वर्कर्स को। सो हमने लेट कर लिया वर्कर्स कितने हैं, सो लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 आवर्स विल बी x। अब उसके बाद में हम एक टेबल बना लेते हैं और टेबल में नंबर ऑफ वर्कर्स नंबर ऑफ आवर्स लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ वर्कर्स पहले कितने 15, तो यहाँ पे हम 15 लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में नंबर ऑफ आवर्स क्या है 48, इनका 48 आवर्स है तो 48 आवर्स लिख दिया। इसमें नंबर ऑफ वर्कर्स हमने दूसरे वाले में क्या माना x, तो यहाँ पे x लिख देंगे। उसके बाद में इसमें कितने आवर्स में करना था इनको 30 आवर्स में, तो यहाँ पे 30 आवर्स लिख देंगे। अब देखिए सीधी सी बात दिख रही है कि यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, 48 से 30 पे जा रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है। तो जब कम समय में आपको काम करना है और काम उतना ही है तो आपको लेबर यानी वर्कर ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है जब टाइम, तो क्या होगा वर्कर्स इंक्रीज होंगे, मतलब क्या हुआ इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। इधर अगर हमारा डिक्रीज हो रहा है तो इधर हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, तो डिक्रीज और इंक्रीज क्या हो गया इनवर्स हो गया, तो इनवर्स प्रोपोर्शन लगेगा इसमें, और इनवर्स प्रोपोर्शन यहाँ पे लिख भी देंगे। एज वी डिक्रीज द टाइम नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीजेज, ठीक है। जैसे ही हमारा ये कम होता है डिक्रीज होता है तो ये क्या होता है नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज हो जाते हैं। सो देयरफॉर दे आर इनवर्स प्रोपोर्शन, सो दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इनवर्स प्रोपोर्शन में तो भैया क्या होता है, सीधा सीधा 15
और इंटू 48, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू x इंटू 30, इस तरह से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब 30 को इधर ट्रांसपोज कर दो तो ये 15 इंटू 48 अपॉन में 30 आ जाएगा। तो ये काट दो, 15 बंदा 15, 15 टू द 30 और 2 से काट दो, 2 टू द 4, 2 4 द 8, तो 24 आ गया। तो x इज इक्वल टू 24 आ गया, यानी हमारे जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो कितने होने चाहिए, 24। सो देयरफॉर 24 आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 आवर। ठीक है, 24 वर्कर्स रिक्वायर्ड हैं। इस तरह से हो गया 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में क्या है, देखिए इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से कर लेते हैं। स्प्लिट द मिडिल टर्म में क्या करना पड़ता है कि देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ पे ये जो कांस्टेंट नंबर है ये 12 है, तो 12 इंटू 1 तो 12 हुआ। तो 12 के फैक्टर्स हम इस तरह से बनाएंगे कि जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो हम 4 3 12 कर सकते हैं, तो 4 3 12 और 4 प्लस 3 क्या होता है, 7 होता है। तो इसका एडिशन करने पर 7 सम आ गया, यानी मिडिल टर्म के बराबर आ गया, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके ये 12 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7x की जगह 4x प्लस 3x लिखेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम दो भागों में बांट लेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे 4x प्लस 3x के रूप में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, और यहाँ पे x कॉमन लिया तो इन दोनों में से x कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 4 बचा। यहाँ पे प्लस 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 चला गया तो सिर्फ x बचा, और 3 4 दा यानी 4 बचा, तो x प्लस 4 बचा। अब x प्लस 4 दोनों में कॉमन आ गया तो इसमें x प्लस 4 हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बाकी क्या बचेगा, इसमें x प्लस 3 बचेगा। तो इस तरह से ये हमारे फैक्टर्स हो गए। चलिए बढ़ते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, 21 से 24 तक के 5 मार्क्स के हैं। तो इस तरह से आपका 60 मार्क्स का पेपर होता है। सो यूजिंग द फॉर्मूला एकाधिकेना पूर्वेना, तो ये आपकी मध्य प्रदेश की जो एनसीईआरटी के उससे जो मध्य प्रदेश की जो आपकी एमपी बोर्ड का वो पेपर है, तो उसमें सबसे लास्ट में ये एकाधिकेना पूर्वेना का सूत्र दिया हुआ है। तो उसको आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे हम बता देते हैं। यूजिंग द फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए 85 का स्क्वायर और 65 का स्क्वायर निकालिए। तो ऐसे में क्या पहचानना है हमें, सबसे पहले ऐसे नंबर्स जिनमें यूनिट डिजिट में 5 हो और उसका स्क्वायर निकालना हो, तो उसको स्क्वायर निकालने का बहुत ही सरल विधि है एकाधिकेना पूर्वेना। तो सबसे पहले इसका वर्किंग मेथड हम समझ लेते हैं। वर्किंग मेथड इसका क्या है कि इसका जो लेफ्ट पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट कौन सा, ये इधर वाला, ये लेफ्ट पार्ट है और ये राइट पार्ट है, दो भागों में बट गया, ये लेफ्ट है ये राइट है। इसी तरह इसमें भी ये वाला इधर वाला लेफ्ट है और इधर वाला राइट है, ये यानी 6 लेफ्ट में आएगा और 5 राइट में आएगा। तो लेफ्ट पार्ट में क्या करना है, टेंस डिजिट लेफ्ट पार्ट में क्या है, टेंस डिजिट है। तो टेंस डिजिट कितनी है, यहाँ पे 8 है, तो उसमें 1 मोर मल्टीप्लाई करना है, 1 मोर देन द टेंस डिजिट। मतलब इसमें 8 को 8 प्लस 1 यानी 9 से, तो 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके लेफ्ट पार्ट में लिख देंगे। तो 8 9 दा हो जाएगा 72। और इसके राइट पार्ट में क्या करेंगे, यूनिट डिजिट जो है हमारी 5 है, तो यूनिट डिजिट को ही यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 का स्क्वायर समझ लीजिए, चाहे 5 इंटू 5 समझ लीजिए। तो ये क्या हो गया, 7 5 5 द 25। तो इस तरह से ये राइट पार्ट आ गया, ये लेफ्ट पार्ट आ गया, और कुल मिला के इसका ये हमारा स्क्वायर आ गया। तो ये विधि है इसकी निकालने की। तो इसी तरह इसमें क्या होगा, देखिए 6 है, तो 6 का में प्लस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 6 इंटू 7 यहाँ पे आएगा, यानी 6 इंटू 7 कितना होता है, 7 6 द 42। तो यहाँ पे आ जाएगा 42 लेफ्ट पार्ट में, और 5 इंटू 5 करो या 5 का स्क्वायर करो तो 25। तो इस तरह से एक ही झटके में इसका 65 का स्क्वायर 4225 आ गया, और यहाँ 85 का स्क्वायर 7225 आ गया। अब देख लेते हैं इसमें सॉल्यूशन किस तरह से किया है कि देखिए लेफ्ट पार्ट को पहले क्या किया, देखिए लेफ्ट पार्ट में 85 के स्क्वायर में लेफ्ट पार्ट में क्या था, 8 था, तो 8 से 1 मोर क्या हो गया, 9। तो 8 और 9 को मल्टीप्लाई करके लेफ्ट पार्ट में लिख दिया, और 5 इंटू 5 यानी यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से कर दिया। तो 5 इंटू 5, तो अब 8 इंटू 9 कितना हुआ, 72, 5 इंटू 5 25। अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, लेफ्ट का और राइट का मिला दो, तो ये 7225 इस तरह से आंसर आ गया। इसी तरह हम बी पार्ट करेंगे इसका। तो बी पार्ट देखिए इसमें क्या है, टेंस पैट 6 है, तो 6 में प्लस 1 करो तो 7 होता है, तो 6 इंटू 7
और इधर क्या करेंगे 5 × 5 लिखेंगे तो ये 6 7 42 और यहाँ पे इसके राइट पार्ट में क्या आ गया 5 5 25। इन दोनों को मिला दो, क्लब कर दो तो 4 2 2 5। इस तरह से ये आंसर हो गया। तो ये एकाधिक पूर्वे ना ये आपको कैलकुलेशन में भी मदद देगा, इसको समझना अच्छा रहेगा। इसके बाद में 22 क्वेश्चन देखते हैं। अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर इज मेड बाय फोल्डिंग अ रेक्टेंगुलर पेपर एंड विड्थ इज 21 सेंटीमीटर अलोंग विद द विड्थ। अब देखो इसमें क्या कह रहा है वो कि एक जो है पेपर है उसकी विड्थ जो है 21 सेंटीमीटर है, इसका मतलब, और इसको सिलेंड्रिकल पार्ट में ऐसा फोल्ड करना है। तो इस तरह से ऐसे इस तरह से एक जो है सिलेंड्रिकल टाइप का बन जाएगा ऐसा। तो वो कह रहा है कि इसकी विड्थ जो है जो 25 है उसकी तरफ से मोड़ना है, यानी हाइट जो है इसकी क्या बन जाएगी, हाइट इज इक्वल टू हो जाएगी इसकी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है, रेडियस इसमें क्लियरली दी हुई है 30 सेंटीमीटर। तो इसकी जो आर है, आर यानी रेडियस, वो कितनी होगी 30 सेंटीमीटर होगी। अब इसका वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है, फॉर्मूले से निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है, कैलकुलेशन से सिर्फ, और कुछ नहीं है। तो देखिए सिंस रेक्टेंगुलर पेपर लिखते हैं, रेक्टेंगल लिखा है, रेक्टेंगुलर पेपर इज रोल्ड अलोंग इट्स विड्थ टू मेक द सिलेंडर। सो इसमें हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द सिलेंडर विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल की विड्थ से ही तो मोड़ा है इसको। तो इसमें हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 21। ये हमने लिखा है यहाँ पे डायरेक्ट, h इज इक्वल टू 21। और इसका मतलब क्या हुआ कि हम h और r अब लिख सकते हैं। सो रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 30 सेंटीमीटर, इसमें इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर ये हमने यहाँ से निकाल ही लिया, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगुलर पेपर जो भी लिखना है। तो यहाँ पे 21 है ये, तो ये हमारा h है और ये हमारा r कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू यहाँ पे v लिखना है, यहाँ पे वॉल्यूम v होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और ये रेडियस है तो इसमें हम r लिख सकते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, यहाँ पे चाहें तो ब्रैकेट में r लिख सकते हैं, r 30 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए फटाफट। तो पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू आर की वैल्यू कितनी रखेंगे हम 30, क्योंकि आर हमारा कितना है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर है तो 30 का हमने स्क्वायर कर दिया। और एच इज इक्वल टू हाइट कितनी है 21, क्योंकि 21 से ही तो हमने इसकी विड्थ से ही इसको किया है। तो 21, तो यहाँ पे काट दीजिए, तो 7 1 द 7 और 7 3 द 21 कट गया। अब इसमें क्या हो जाएगा 22 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 3, तो लिख लीजिए इसमें 22 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 3। तो अब देखिए 3 3 द 9 9 3 द 27 और 2 0 आ गए, तो ये 2700 लिख सकते हैं इसको। तो ये 2700 हो गया इतना पूरा, और ये 22 हो गया। अब चाहें तो इसको 22 से डायरेक्ट कर लें, या इसको 2 टाइम्स करके फिर 11 से कर लें, कैसे भी कर सकते हैं। अगर इसको ऐसे करें 2 इंटू 11 तो ये 5400 इंटू 11, तो ज़्यादा आसान होगा। तो इसको दोनों को कैलकुलेट करने पे जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 59,400 सेंटीमीटर क्यूब। तो 59,400 सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं, तो इस तरह लिख देंगे अपन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू दिस वन। अब देखिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23, सो द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज, अब वॉल्यूम दिया हुआ है, देन फाइंड द मेजर ऑफ वन साइड ऑफ द बॉक्स। अब क्यूबिकल बॉक्स है तो क्यूब का क्या होता है, वॉल्यूम दिया हुआ है, यानी ए क्यूब दिया है, तो ए क्यूब इज इक्वल टू साइड का क्यूब इज इक्वल टू 512, तो 512 का क्यूब रूट निकाल देना है तो आंसर आ जाना है, बिल्कुल सिंपल सा काम है। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज इक्वल टू 512 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड का क्यूब होता है, तो साइड का क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 512, इसमें दिया हुआ है, तो साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 512। सो क्यूब रूट ऑफ 512 8 होता है, 8 इंटू 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 512 होता है। इसको आप चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं फैक्टराइज करके, प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। 3 3 के पेयर्स बनाने और एक एक पेयर में से एक बाहर निकल आएगा, तो 512 का क्यूब रूट 8 होता है। वैसे भी याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया क्वेश्चन। सो द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द बॉक्स इज 8 सेंटीमीटर। अब देखिए अगला वाला 24, द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 3:2। ठीक है, 3:2 है पैरेललोग्राम की एडजेसेंट एंगल्स, 3:2 है, तो 3:2 है तो इसमें
कोई कॉमन नंबर होगा तो इसको 3x और 2x मान लेंगे अपन, ठीक है। और एडजेसेंट साइड्स का, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स का सम जो है वो 180 होता है, तो उस बेस पे ये निकल आएगा। तो x निकाल लेंगे, उसके बाद में फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये दो चीज़ें अगर आपको पता है तो आप आसानी से कर सकते हो इसको। सो सिंस द एडजेसेंट एंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, सो लेट द एंगल्स बी 3x एंड 2x, ठीक है। इसको 3:2 था तो इसको हमने एक्चुअल में कन्वर्ट कर लिया, x वेरिएबल ले लिया, 3x एंड 2x मान लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें दूसरी चीज पता है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अभी मैंने बताया कि एडजेसेंट एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है, भले सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 90 डिग्री होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या लिखेंगे, 3x + 2x इज इक्वल टू 180, यानी 5x इज इक्वल टू 180। तो इसको 180 से 5 को डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 180 को, तो 5 3 द 15 और 5 6 द 30, तो ये 36 डिग्री आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 36 डिग्री आ गया। अब हमें 3x और 2x की वैल्यू निकालनी है, तो 3x इज इक्वल टू 108 आ जाएगा, क्योंकि 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट इज 108, और 36 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट इज 72 आ जाएगा। तो ये एक तो वैल्यू आ गई हमारी 108, दूसरी आ गई 72। अब हम आसानी से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि एक एंगल अगर 108 है तो उसके सामने वाला अपोजिट एंगल भी 108 होगा, और दूसरा वाला 72 है तो उसके अपोजिट वाला भी 72 होगा, यानी 108 72 देन 108 देन 72। तो इस तरह से चारों एंगल की हमारी सो लिख लेंगे हम, इसमें लैंग्वेज भी लिख लेंगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो इक्वल अगर हैं तो ये मतलब देयरफॉर द एंगल अपोजिट टू 108 विल बी 108, ये भी 108 है तो इसके अपोजिट वाला भी 108 होगा। इसी तरह ये दूसरा वाला अपन ने 72 निकाला तो इसके अपोजिट वाला भी 72 होगा। तो अब निकाला है ना चारों एंगल। तो देखिए हैज द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 108 72 108 एंड 72। तो इस तरह से आंसर हो गया। तो अब देखिए हमने इसमें 24 क्वेश्चन इसमें पूरे हो गए, पूरा पेपर ये सॉल्व हो गया है। तो इस तरह से आपको लिखना है, तब आपको अगर इस तरह से पूरा लिखेंगे तो आपको 60 में 60 मार्क्स मिलेंगे। और इस तरह की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक वीडियो और मैं लेके आऊँगा तो उसको भी आप लोग देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। तो एक वीडियो में नेक्स्ट और भी लाऊंगा, क्योंकि बस एक दिन रह गया है, उसमें जो भी आपको रिवीजन करना है, तैयारी तो आप लोगों ने पहले की होगी। सो ऑल द बेस्ट, आपका पेपर अच्छा हो, बहुत अच्छे से तैयारी करके और बिना किसी टेंशन के पेपर देना, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।